हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। तो आप लगातार लेक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लेक्चर्स को देखते जाएं। अब अब हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अपना जो आज का लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम पीछे वाले लेक्चर में जो बात कर ली थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर की, तो आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनकी पार्टिकल नेचर की। तो वेव नेचर जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो हमने डिटेल से क्या कर लिया बेटा, डिस्कशन कर लिया उसका। उसके क्वेश्चन भी हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आज सेकंड जो नेचर है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से लेक्चर को देखते रहें, ठीक है। चलो, तो आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो आओ फटाफट से ध्यान से देखो। लास्ट वाले लेक्चर में वेव नेचर के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर हमने लास्ट में एक बात पढ़ी थी कि जो वेव नेचर है, ठीक है, वो काफी सारे जो फिनोमिनाज हैं उनको तो क्या कर लेती है, समझा देती है अपने को, ठीक है, डिस्क्राइब कर देती है। बट कुछ जो फिनोमिनाज है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो देखो, जैसे रिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, वो तो हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कुछ फिनोमिनाज, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिनोमिना है, इनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी नेचर काम में ली जाती है, पार्टिकल नेचर। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो हम लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लेन सम फिनोमिना like as black body radiation, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में PEE भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो जो पार्टिकल नेचर है वो कुछ फिनोमिनाज उनको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कृष्णिका विकिरण हिंदी में इसे कहते हैं हम, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव हम इसे कहते हैं। क्लियर है? तो देखो बेटा, हमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब हम फर्स्ट जो फिनोमिना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ध्यान से देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं। पहले तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो देखो, ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को इमिट मतलब उत्सर्जित भी कर सके और एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित भी कर सके। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो यहां पर हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। क्या, ए बॉडी विच कैन emit or absorb the different type of radiation is called black body, ठीक है। तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी कोई भी बॉडी हो या कोई भी वस्तु कह सकते हो जो अलग अलग टाइप की रेडिएशन को क्या कर सके, इमिट मतलब उत्सर्जित कर सके और एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर सके। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं।
बट ध्यान से देखो, एक और नाम आता है यहां पर, एक और नाम क्या आता है, आइडियल ब्लैक बॉडी। अब ये आइडियल ब्लैक बॉडी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदर्श कृष्णिका, ठीक है। तो आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है वो सुनो जरा ध्यान से। देखो, अगर कोई बॉडी डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को इमिट और एब्जॉर्ब कर रही है तो वो तो ब्लैक बॉडी हो गई। बट अगर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जितने भी पॉसिबल टाइप की रेडिएशन है उनको इमिट भी कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके, तो ऐसी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, आदर्श कृष्णिका होती है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, ए बॉडी विच कैन emits or absorbs the all type of possible radiation is called ideal black body, क्लियर है? तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो यहां नाम से पता चल गया होगा कि ए बॉडी विच कैन इमिट्स और एब्जॉर्ब द ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल रेडिएशन इज कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी। हिंदी में मैं समझा देता हूं कि एक ऐसी बॉडी जो उत्सर्जित भी कर सके और अवशोषित भी कर सके, किनको, जितनी भी पॉसिबल टाइप की रेडिएशंस हैं उन सभी को, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्लियर है? अब नाम देखो यहाँ पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी तक हमने ब्लैक बॉडी का डिस्कशन किया है, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो समझो जरा। देखो, हम जब किसी बॉडी को, किसी वस्तु को हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो ध्यान से देखो उस बॉडी से कुछ रेडिएशंस आपको इमिट होती हुई, निकलती हुई दिखाई देती हैं। आप घर पे भी ऐसा देख सकते हो, कर सकते हो, बट अगर रेडिएशन अगर आपको दिख सके तो। क्लियर है? तो अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर जो बॉडी है वो क्या करती है, रेडिएशन को इमिट करती है। उन्हीं रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि when a body heated, it emits the radiation which is known as, या which is called, एक ही बात है, which is known as black body radiation। तो ध्यान से देखो कि जब हम एक बॉडी को क्या करते हैं, हीटेड, गर्म करते हैं, तो ये इमिट करती है किनको, रेडिएशन को, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये हम देख सकते हैं खुद भी। क्लियर है? तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है भाई, कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी है उसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी को हम बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखो, हम एक बॉडी लेते हैं, हमारे पास क्या है, सपोज दैट एक कोई बॉडी है, ये लो, चलो, तो ऐसी हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ये लो, और इस बॉडी को हम इनर साइड से, ठीक है, ब्लैक कलर जो है उससे हम कोटेड कर देते हैं, मतलब अंदर की साइड में हमने क्या कर दिया है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर से कोटेड है। ठीक है, अब हम इस बॉडी के अंदर किसी रेडिएशन को क्या करते हैं, एंटर कराते हैं, तो ये रेडिएशन यहां जाएगी, स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। ठीक है, यहां से टकरा करके अपनी एनर्जी थोड़ी ट्रांसफर करेगी, फिर यहां से ये क्या करेगी, पाथ चेंज करके इधर कोलाइड करेगी, फिर कुछ एनर्जी यहां, फिर यहां, तो ऐसे ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर के कोलाइड करती जाएगी और अपनी एनर्जी को यहां क्या करती जाएगी, लॉस करती जाएगी। ठीक है, और फाइनली ये रेडिएशन यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि कंप्लीटली जो रेडिएशन आई थी उसको इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यही तो हम पढ़ते हैं,
क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके या इमिट भी कर सके। तो ऐसी बॉडी को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो और ये क्या है, रेडिएशन, ये क्या है, रेडिएशन। क्लियर। तो ये क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडी। क्लियर है बच्चों। तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी है। तो ऐसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो अब एक काम कर लो, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्लियर है बच्चों। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर। चलो, तो हम अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी। देखो, नेक्स्ट बात हम ये कर लेते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, देखो जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो रेडिएशन क्या करती है, इमिट करती है। यस कि नो, सही बात है। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होती है या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार हो रही है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है असतत, मतलब रुक रुक के हो रही है। कैसे हो रही है, तो ध्यान से सुनो। प्लांक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, प्लांक ने क्या किया, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो उनको क्या पता चला कि ये जो रेडिएशन है, जब बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उससे जो इमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो रेगुलर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली इमिट नहीं होती। वो कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली क्या होती है, इमिट होती है। क्लियर। तो उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उनको समझाने के लिए एक थ्योरी दी, ठीक है। उस थ्योरी का नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये रेडिएशन इमिट हो रही है, इनकी थ्योरी क्या थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी। तो अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। चलो चलो हम इसको मिटा देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो रेडिएशन थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, प्लांक, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। अब वो थ्योरी कौन सी है, तो वो थ्योरी ध्यान से देखो बेटा, वो थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। चलो, तो हम बात कर लेते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की। तो देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। पहली बात तो ये, इट वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक, ठीक है। इट वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक, ठीक है। इट वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक इन 1900, ठीक है। तो देखो, ये थ्योरी थी वो किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने। कब दी थी, 1900 में दी थी। क्लियर। अब देखो, अभी हमने बात कर ली कि हॉट बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। तो जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहती है, तो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ए हॉट बॉडी emits the radiation discontinuously. In the form of small packets of energy. अब बड़े ध्यान से देखो इसको। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि किसी हॉट बॉडी से इमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो ऊर्जा के, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे बंडलों के रूप में असतत रूप से होती है, डिसकंटिन्यूअसली होती है, लगातार इमिट नहीं होती, रुक रुक के होती है, ठीक है। एक बंडल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, ठीक है।
क्लियर है? तो जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हो रहे हैं और डिसकंटिन्यूअसली हो रहे हैं, रेगुलर नहीं हो रहे, डिसकंटिन्यूअस असतत रूप से हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ए हॉट बॉडी इमिट्स द रेडिएशन डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो बात क्लियर हो गई? यस कि नो? चलो अब हम आगे की बात कर लेते हैं, क्या कि ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, स्मॉल पैकेट्स, इन्हीं स्मॉल पैकेट्स को एक अलग से नाम दिया गया जिसे क्वांटम या यूं कह सकते हैं क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, these small packets of energy, these small packets of energy is called quantum, is called quantum और क्वांटा, क्वांटम और क्वांटा। तो एक ही बात है। तो इन स्मॉल पैकेट्स जो है एनर्जी के, जो इमिट हो रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं, इन्हीं को क्वांटम नाम दिया या इसी को हम क्वांटा कह सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट क्या है कि अगर सपोज दैट हम लाइट के केस में बात करें, जैसे लाइट आती, लाइट में भी क्या होती है? एनर्जी होती है, आप सब जानते हो। लाइट आती है तो देखो सोलर जो प्लेट्स हैं उनसे हम क्या करते हैं? एनर्जी यानी कि लाइट है, करंट है, वो बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं। तो देखो एनर्जी आ रही है, तो जो लाइट है उसमें भी क्या है? एनर्जी है, और वो भी किसके फॉर्म में आ रही है? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, डिसकंटिन्यूअस आ रही है। तो लाइट के केस में जो क्वांटम है, इसी क्वांटम का नाम क्या होता है? बोलो, फोटोन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इन केस ऑफ लाइट द quantum is called photon, is called photon। तो ध्यान से सुनना, लाइट के केस में इसी क्वांटम को हम किस नाम से जान लेते हैं? फोटोन के नाम से जान लेते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलो, तो यहां तक की जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी प्लांक की, वो यहां तक कंप्लीट होती है। अब ध्यान से देखो, जो प्लांक थे, ठीक है, जब ये थ्योरी या यूं कह सकते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो क्वांटम है, ठीक है, एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट है, इसकी जो एनर्जी होती है, क्वांटम की जो एनर्जी होती है, वो इमिट होने वाली, निकलने वाली जो रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है। तो ध्यान से सुनना, जो प्लांक था उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने काम की बात बोली। ये काम की बात है, इसको बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा काम की बात है। स्टार पॉइंट लगा करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। काम की बात क्या थी, यहां पे मैं अलग पेन से यहां पे लिख देता हूं, द एनर्जी ऑफ क्वांटम is proportional to the frequency of emitted radiation तो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि the energy of quantum is proportional to the frequency of emitted radiation। इसका मतलब ये है कि क्वांटम की जो एनर्जी है, जो क्वांटम जा रहा है स्मॉल पैकेट्स एनर्जी की, उस क्वांटम की जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसकी फ्रीक्वेंसी के? निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के। क्लियर? तो यहां से हम मैथमेटिकली इसका जो रिलेशन है वो क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ई क्वांटा को हम लाइट के केस में है क्या बोलते हैं? फोटोन। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी किसके? न्यू फ्रीक्वेंसी के। यस कि नो? अब यहां से अगर सपोज दैट मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूं, तो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको जब हम हटाएंगे यहां से, ठीक है, तो हम यूज करेंगे एक कांस्टेंट,
और वो कांस्टेंट क्या था, h, और आगे क्या रह गया, न्यू। तो इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लांक कांस्टेंट। तो यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा सा हम और आगे बात कर लेते हैं कि जो न्यू होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था, यहां पर लिख देता हूं मैं, न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। यस कि नो? तो क्या मैं यहां न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा पुट कर दूं? अगर मैं यहां न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा पुट करूंगा तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। तो बताओ, एक फॉर्मूला और आ गया, एच सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा क्या होती है ये आपको पता है, वेवलेंथ होती है। लैम्बडा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखो, यहां पर हम अगर बात करें तो देखो यहां पर लैम्बडा क्या है यहां पर लैम्बडा क्या है बेटा, वेवलेंथ है। तो अब देखो थोड़ा सा और इधर ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक और चीज कहूं क्या, कि एच और सी को मैं क्या कर लूं, अलग कर लूं, और ये जो 1 अपॉन लैम्बडा बच जाता है, इसको ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू बार क्या होता है, 1 अपॉन लैम्बडा। देखो ये लास्ट वाले जो लेक्चर्स हैं, उन लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने इनको इनका डिस्कशन कर लिया था। तो यहां पर ध्यान से देखना, स्टार पॉइंट हम लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो एनर्जी है इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर हम न्यू बार इक्वल्स 1 अपॉन लैम्बडा की जगह न्यू बार पुट कर दें तो देखो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है, ठीक है, वो इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, एच सी, और 1 अपॉन लैम्बडा इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, न्यू बार। तो यहां पर अपने को एक अलग से फॉर्मूला और मिल गया। तो यहां पर आपको इन तीनों फॉर्मूलाज को क्या करना है, ध्यान रखना है। तीनों फॉर्मूलाज बड़े काम के हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यहां तक। अब यहां पे हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, ध्यान से देखो। न्यू तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लांक कांस्टेंट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पर अलग से, हियर एच इक्वल्स टू क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच इक्वल्स टू क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है प्लांक कांस्टेंट की, वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड में। और अगर इसी की एक और वैल्यू बात करें तो 6.62 इंटू 10⁻27, ये किस में होती है, अर्ग इंटू सेकेंड में। तो एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल की जगह हमने क्या कर दी, अर्ग कर दी। तो ये एच की दो वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब यहां पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। लैम्बडा आपको पता है वेवलेंथ होती है, सी लाइट की वेलोसिटी होती है, ये हमें पहले से पता है, फिर भी लिख देते हैं यहाँ कि सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, क्या है, लाइट वेलोसिटी, और इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁸ की जगह कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो ये है अपना पार्टिकल नेचर ऑफ, सॉरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो यहां तक की बातें क्वांटम थ्योरी की है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। चलो, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, तो देखो बेटा, यहां तक की बात है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये 3 फॉर्मूला हमने यहां तक अभी क्या कर लिए हैं, डेराइव कर लिए हैं, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या वो देखो बड़े ध्यान से। इसको मिटा देता हूं मैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते जाए, अगर एक भी पॉइंट दिमाग से निकला तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलो, अब हम आगे की बात कर लेते हैं, क्या कि सपोज दैट जो हम यहाँ इस फॉर्मूले में देखो, E इक्वल्स टू एस सी अपॉन क्या होता है, लैम्बडा। अगर सपोज दैट लैम्बडा जो हम यूज कर रहे हैं, क्या लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
अगर वो नैनोमीटर में ले या हम एंगस्ट्रॉम में ले। तो अगर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में जनरली देखो दी भी जाती है, तो हम क्या करते हैं, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना क्या होता है, इजी हो जाए। तो यहां पर हम अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, इफ द वेवलेंथ, या डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूं, लैम्बडा, इफ द लैम्बडा इज गिवन इन nm, नैनोमीटर। तो ध्यान से सुनना, अगर आपको लैम्बडा किस में गिवन हो, नैनोमीटर में, क्लियर। तो इधर ध्यान से देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, देखो h की वैल्यू फिक्स होती है, हमें पता है h की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू फिक्स है, h की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू फिक्स है, बस लैम्बडा चेंज हो रहा है। तो देखो h और c की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहां पर, तो उसको सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने के बाद जो एक नया फॉर्मूला आएगा एनर्जी का, E इक्वल्स टू, वो आएगा 1240, कितना आएगा, 1240 अपॉन लैम्बडा। पर ध्यान दो, ये लैम्बडा पुट किस में करनी है, नैनोमीटर में, और ये एनर्जी जो आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है। जब इसमें H और C की वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व करने पर ये आएगा, और लैम्बडा को हमें किस में पुट करना है, नैनोमीटर में पुट करना है, और एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको यहां बता देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास अगर लैम्बडा जो है वो किस में दे रखा हो, if the lambda यानी कि वेवलेंथ, if the wavelength is given in एंगस्ट्रॉम, किस में गिवन हो, एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको लैम्बडा किस में गिवन हो, एंगस्ट्रॉम में हो, तो फिर से वही बात, हम H और C की वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे, और फाइनली सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, E इक्वल्स टू, वो आएगा 12400, ठीक है, या 12400 डिवाइड बाई लैम्बडा, और इस लैम्बडा को किस में पुट करना हमें, एंगस्ट्रॉम में। और यूनिट क्या आएगी एनर्जी की, जो एनर्जी आएगी उसकी जो यूनिट है वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधे क्या कर सकते हो, उसको 1.67 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल्स माइनस 19, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल से सीधे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ और इजी, ठीक है, फॉर्मूलाज थे जो कि हमने क्या कर लिए हैं, डेराइव कर लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, शायद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपने अगले पॉइंट पर चलने वाले हैं। क्लियर है, चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बच्चों, ठीक है। तो अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अब देखो, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या यूं कह सकते हैं क्वांटम जो थ्योरी थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो वो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं IMP, यहां पर हम क्या लिखते हैं, IMP, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं IMP, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो IMPs देख लेते हैं। ठीक है, IMP, चलो IMP क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, स्टार पॉइंट फर्स्ट, जब जो प्लांक थे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो फोटोन है, ठीक है, जो आ रहा है, लाइट है, लाइट में क्या है, फोटोन्स है, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी और उनका जो वेवलेंथ था, उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ वो चेंज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी थी वो चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज्ड होती है, जैसी थी वैसी की वैसे रहती है। मैं अभी आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा
कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट क्या था, द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, द वेलोसिटी एंड wavelength of photon are changed when it goes one medium to another medium, but its energy and frequency remain unchanged. आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन आर चेंज्ड व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट इट्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। यानी कि जब फोटोन है ठीक है, वो एक मीडियम से कहां जाता है, दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, चलो अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट आप खुद पे लो, इस एग्जांपल को खुद पे लो। अब अगर आप मान लो आपको रोड पे दौड़ने के लिए कहा जाए, आपको दौड़ाया जाए, तो आप देखो एयर में जा रहे हो, अभी मतलब अपना एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में हम दौड़ रहे हैं, तो देखो हम फास्ट क्या करते हैं, दौड़ते हैं, जितना पॉसिबिलिटी होती है उतनी फास्ट हम दौड़ जाते हैं। यस कि नो, क्लियर है। बट अगर एयर में थोड़ी दूर दौड़ने के बाद सामने आपको एक पानी से भरा हुआ पॉन्ड है, तालाब है, वो दिखाई दे गया और आपको अब उसके अंदर कहा गया कि इसमें दौड़ो, तो देखो आप जैसे ही एयर से दौड़ते हुए वाटर में एंटर करोगे, ठीक है, तो पहली बात तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आप जितना फास्ट एयर में दौड़ रहे थे उतना फास्ट कहां नहीं दौड़ पाओगे, वाटर में नहीं दौड़ पाओगे। और उसी के साथ देखो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, उसी के साथ दूसरा एक और फैक्टर काम आएगा। ध्यान से देखो, जब आप एयर में, जब एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या करते हो, दौड़ते हो, तो आपका जो जंप का डिस्टेंस है, जैसे एक पैर यहां रखा और दूसरा पैर जब आगे रखते हो तो उसका डिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि अगर आपको वाटर में दौड़ाया जाता है, वाटर में दौड़ने के लिए बोला जाता है, तो आप जब एक जंप करते हो, ठीक है, तो आप उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते जितना आप किस में कवर कर लेते हो, एयर में। आप बताओ, अरे रियलाइज करो, ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ठीक है, और साथ ही वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, जो क्रस्ट है या ट्रफ है, तो नियरेस्ट जो क्रस्टेज या ट्रफ्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आप जंप कर रहे हो तो एयर में तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जबकि वाटर में कम, तो यानी कि आपकी वेवलेंथ भी क्या हो रही है, यानी कि जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बोलो, अरे पता चला कि नहीं चला, आप रियलाइज करके देखो इसको, ऐसा होता है, नहीं है तो आप खुद जाके देख लो, जाके ट्राई कर लो, दौड़ के देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा। अरे यस कि नो, हाँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा देता हूँ फटाफट से, इसके थोड़े इधर साइड में, क्या कि देखो एनर्जी जो है, एनर्जी वो इक्वल्स टू होती है एच सी अपॉन लैम्बडा। अब मैं कहता हूं सपोज दैट मैंने लिया कि एयर से किस में एंटर कर गया, वाटर में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो आपकी जो जंप थे उनकी डिस्टेंस भी क्या होनी है, डिक्रीज, यानी कि लैम्बडा भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यस कि नो। तो देखो
वेलोसिटी डिक्रीज होने से एनर्जी में क्या आने वाला है, डिक्रीमेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। बट ध्यान से देखो, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट की वजह से जितना डिक्रीमेंट एनर्जी में आया, लैम्बडा में डिक्रीमेंट होने से एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज। तो वेलोसिटी की वजह से जितना डिक्रीमेंट आया, लैम्बडा की वजह से उतना ही वापस क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट। तो एनर्जी जो कम हुई थी वो वापस बढ़ गई, यानी कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ भाई, कम हो रही थी तो लैम्बडा की वजह से वापस क्या हो गई, इंक्रीज, तो पहले जितनी वापस हो गई। अरे यस कि नो? तो ये वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा शायद। बट अब जरा ध्यान से देखो, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक बात बताओ, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। अगर एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो देखो एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेम है तो न्यू भी क्या होने वाले, सेम। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है वो भी ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो जब प्लांक है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्वांटम थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो एनर्जी है फोटोन की, जो फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू की इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी कि पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एनर्जी, द एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन, द एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन लिख सकते हो, एक ही बात है। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। देखो इसका मतलब यूं समझ के चलो कि हमने बात की थी कि एक जो क्वांटा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर 2 क्वांटा होंगे तो 2h न्यू, 3 क्वांटा होंगे तो 3h न्यू, 4 क्वांटा होंगे तो 4h न्यू, तो n क्वांटा होंगे तो nh न्यू। यस कि नो? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है क्वांटम की वो क्या हो जाएगी, nh न्यू हो जाएगी। और यहां n क्या है, यहां n क्या है, तो n क्या है, एक नंबर है। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड फर्दर आगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 3 कि जो फोटोन है उसका जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास को कहते हैं विराम द्रव्यमान। ठीक है, तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, the rest mass of photon is 0। the rest mass of photon is 0। तो ध्यान से सुनना, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर है? तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, इस क्वांटम थ्योरी की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्लियर है? तो यहां तक हम पार्टिकल नेचर ऑफ EMR में पहला पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसको डिफाइन करने के लिए जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है इसके साथ के साथ हम यहाँ क्या डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक काम करो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और आप एक काम करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। तो ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो बेटा, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस सोडियम एटम इज 495.5 किलोजूल पर मोल, the lowest possible frequency of light that ionize a sodium atom is। यानी कि मतलब समझा देता हूं कि सोडियम जो एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 495.5 किलोजूल पर मोल। ध्यान से देखो कितने मोल की है, 1 मोल की। अगर यहां पर एटम लिखता तो 1 एटम की मान के चलते, यहां क्या लिखा हुआ है, पर मोल, मतलब 1 मोल एटम की। क्लियर? The lowest possible frequency of light that ionizes sodium atom। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि
लाइट की वो सबसे कम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो सोडियम एटम को क्या कर सके, आयोनाइज कर सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सके, ये पूछ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर। अब ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है Na, और यहां से दिख भी रहा है कि एक मोल जो होता है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं Na, और वो कितने हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यस कि नो? तो देखो यहां से हम जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो प्लांक क्या कहता है? प्लांक कहता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। प्लांक कहता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। पर ध्यान से देखो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन एच न्यू, और एन कितने हैं? एन का मतलब है, अरे एन का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कितने मोल की है, एक मोल एटम की। चलो एन छोड़ो, आप इतना समझो अभी कि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। ये होता है कि नहीं होता? कितने की होती है, एक एटम की है। ये एक एटम को क्या करना है, आयोनाइज करने के लिए इतनी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सपोज दैट ये दे कितने की रखी है, एक मोल की। यस कि नो? एक मोल का मीन कितना एटम हो गए, Na। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो एनर्जी है ये 495.5 किलो जूल, वो कितने की है, एक मोल की। और एक मोल का मतलब कितने, Na एटम की। अरे यस कि नो? तो अब देखो एक एटम की कितनी थी, सपोज एच न्यू, तो Na की कितनी होगी, Na एच न्यू। तो ये क्या हो गई, पर मोल की आ गई। चलो वैल्यू पुट करते हैं, बताओ E की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गई कितनी, 495.5। और ध्यान से देखो किसमें है, किलो जूल, और किलो जूल को हम जूल में बदलेंगे। तो ध्यान से देखो E इक्वल्स टू 495.5 किलो जूल है, ठीक है। और किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो को हम हटाएंगे, किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो 495.5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये क्या हो गई, जूल, ठीक है, पर मोल। एक मोल में एक मोल जो सोडियम एटम्स है उनकी कितनी होगी, इतनी जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आयोनाइज करने के लिए। तो इसको हम किलो जूल में पुट करते हैं, ये हो गया। Na कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। H की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 दे रखी है सारी वैल्यूज। और लास्ट में न्यू आपको फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी यही तो फाइंड करनी है। अरे न्यू फ्रीक्वेंसी यही तो आपको फाइंड करनी है, बस रख दो वैल्यूज और काम बात खत्म। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 495.5 डिवाइड बाई, और इंटू 10 टू दी पावर क्या है 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34। बस इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो वैसे तो यहाँ कैंसिल कर देंगे 34 और ये है 23, तो माइनस का 11 बच गया, कितना बच गया, माइनस का 11। तो ये देखो 495.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, और यहाँ हो गया 6.02। अच्छा 6.02 को हम 6 अप्रोक्सीमेटली करके चलते हैं, 6 और इंटू 6.62, ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर -11। तो ये बात हो गई। अब देखो न्यू इक्वल्स टू क्या है, -11 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा डिवाइड के, तो प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली 495.5 डिवाइड बाई, तो यहां से देखो ये, तो ये आ जाएगा 39.72 हो गया, ठीक है। और ऊपर इंटू में 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 11 और 3 14, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो 495.5 है उसके अंदर 39.72 का क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो कर लेते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास आएगा ये, तो 10 11, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने पास जो आंसर आने वाला है तो वो आने वाला है, देखो 12 है, तो ये हो जाएगा 36 46। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर अपना आएगा 1.24 इंटू 10 टू दी पावर
15। कैसे चेक करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.4, देखो, और इनटू ये क्या कितना है 10 टू द पावर 14। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, ऐसा ऑप्शन कहीं मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, तो 1.24 हो गया, और इनटू 10 टू द पावर 14 की जगह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ध्यान से देखो यूनिट किस में आएगी, सेकंड इनवर्स, क्यों, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी या तो हर्ट्ज होती है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना, यहाँ एक काम की बात क्या थी कि ये जो एनर्जी दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, सोडियम एटम की, वो एक एटम की नहीं है, ध्यान से देखो, पर मोल की है। कितने मोल की है, 1 मोल की, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na के बराबर, यानी कि ये। तो बताओ जो ये एनर्जी गिवन है E, वो कितने की होगी, Na की। एक की कितने, एक जो एटम है उसको आयोनाइज करने के लिए कितनी होगी, H-, तो Na के लिए कितनी हो जाएगी, NaHν। तो ये आ गई एनर्जी, बस हमने इसको पुट किया है वैल्यूज को, और यहाँ क्या कर दिया है, सोल्व। क्लियर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो ये है, कौन सा, ध्यान से देखो कि ए 100 वॉट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 वाट का क्या है, बल्ब है, ठीक है, और वो एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि एक वर्ण का प्रकाश क्या करता है, इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर, जिसका तरंग दैर्ध्य कितना है, 400 नैनोमीटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में जो उत्सर्जित हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि प्रति सेकंड बल्ब से उत्सर्जित होने वाले जो फोटोन है उनकी क्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। क्लियर है, कितने वेवलेंथ का लाइट, कितनी वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है वो, कितने तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, 400 नैनोमीटर। और बल्ब की जो वोट, वोट क्या होती है, शक्ति, पावर, ठीक है, वो कितने वोट है, 100 वोट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं गिवन, क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है, गिवन जो दे रखा है वो लिख दो, उससे आइडिया आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, तो गिवन है अपने पास एक तो पावर, पावर जिसे हम शक्ति कहते हैं, कितने की है, 100 वॉट, कितना है, 100 वॉट, तो पावर हो गई। दूसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब लैम्बडा है, जो इमिट हो रहा है लाइट, उसका कितना, 400 नैनोमीटर। क्लियर है कि नहीं है, चलो, तो 400 नैनोमीटर है। इसके अलावा ध्यान से देखो, H प्लांक कांस्टेंट हमें पता होता है, H की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड में होती है। तो ये वाली बातें हमने क्लियर कर ली। क्लियर, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, 1 सेकंड में निकलने वाले फोटोन की संख्या। तो देखो हमारे पास टाइम भी दे रखा है, टाइम, टाइम कितना होता है, कितना दे रखा है, 1 सेकंड, कितना दे रखा है, 1 सेकंड। क्लियर है, तो ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फोटॉन्स का नंबर फाइंड करना है। तो देखो प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनर्जी है फोटोन की, ठीक है, वो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, NH-ν। एन क्या है, नंबर फोटॉन्स के, एक फोटोन होता तो एनर्जी कितनी होती, H-ν, 2 तो 2H-ν, 3 तो 3H-ν, n तो NH-ν, ठीक है। तो E इक्वल्स टू होता है NH-ν, ठीक है। अब न्यू को हम चेंज कर सकते हैं, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्बडा, तो एक्चुअल में NSC अपॉन क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला एनर्जी का है। बट यहां पे ध्यान से देखो, दिक्कत क्या है, देखो H की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू भी हमें पता है, लैम्बडा हमें गिवन है, एनर्जी और मिल जाए तो बताओ N की वैल्यू आ जाएगी, यस कि नो। तो बड़े इधर ध्यान से देखना कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, शक्ति गुणा समय, ठीक है। तो वही क्या होती है, एनर्जी। तो यहां पर ध्यान से देखो, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ये क्या होती है, एनर्जी होती है। तो बताओ यहां से एनर्जी कितनी आ गई, पावर कितनी है
100 वॉट इंटू टाइम कितना है 1, तो वो बताओ एनर्जी कितनी आ गई 100 जूल आ गई, यस कि नो। तो एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे 100 जूल आ गई। तो चलो हमें एनर्जी मिल गई है किससे, पावर और टाइम से, बस हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। तो बताओ ई की जगह हम कितना पुट कर दें 100 इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू देखो सी की वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और जो लेमड़ा है, लेमड़ा क्या है बेटा, लेमड़ा किस में है नैनोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो लाइट की जो वेलोसिटी है सी वो क्या होती है मीटर पर सेकेंड, यस कि नो, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नैनो का मीन क्या होता है 10 की पावर 9, तो ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो ये नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 400 इंटू 10 टू दी पावर -9, ठीक है, ये मीटर में। बस हमें कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लेना है। चल सोल्व कर लेते हैं, आओ सब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हम खत्म कर लेते हैं, एन तो बाद में फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम ये कर लेते हैं क्या कि 100 इक्वल्स टू देखो एन इंटू 34 में से हट गए तो 26 माइनस के बच गए, ठीक है, और 26 और माइनस के 26 हैं, 9 ऊपर जाएंगे, ये 9 कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो 9 ऊपर चले गए तो वो थे माइनस के 26, और माइनस के 9 ऊपर जाएंगे प्लस के हो गए, तो 26 में से 9 और चले जाएंगे, तो कितने बच गए बताओ, तो 6 वो चले गए और 3 वो चले गए, तो 17 बच गए, यस कि नो। चलो तो यहाँ बच जाएंगे 6.62 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 17 बच गए, माइनस के क्या बच गए 17, और डिवाइड में कितना बच गया 400, डिवाइड में कितना बच गया 400। अब हमें क्या फाइंड करना ओनली एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 400 है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा वो किससे 100 से, तो 400 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं 4 लिख दूं, और देखो 20 ये तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4, यस कि नो, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसके डिवाइड में कौन आ गया, इसके डिवाइड में आ गया 6.62 इंटू 3 और 10 टू दी पावर -17, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 6.62 इंटू 3 और है तो टोटली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 3 से ये करेंगे तो 6 8, तो ये हो जाएगा 19.86 और इंटू 10 टू दी पावर -17, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, -17 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10 की पावर 21 हो जाएगा, और 4 में इसका डिवाइड देंगे, तो 4 में डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 21। तो फाइनली हम n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा क्या 2 के राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, तो 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा 20। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आ जाएंगे n इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 20, यानी कि आंसर अपना कौन सा आएगा ए, आंसर कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो एक नया कॉन्सेप्ट था यहाँ क्या कि एनर्जी हम पावर जब दे रखी हो तो पावर दे रखी हो तो एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पावर इनटू टाइम, इससे हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और बाकी जो प्लांक थ्योरी है उसका जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू NH न्यू या NSC अपॉन लेमड़ा, देखो लेमड़ा गिवन थी तो हमने NSC अपॉन लेमड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया, और अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी देता तो हम NH न्यू वाला फॉर्मूला यूज करते, और अब बस हमने क्या किया है कैलकुलेट किया है, क्लियर है। तो देखो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, ओके। तो देखो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये रहा। देखो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज आपको दे रखी होती है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं
जिनमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और लगते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको इजी क्वेश्चन भी करा देंगे, आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। चलो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बल्ब इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 angstrom. The bulb is rated as 150 watt and 8% of the energy is emitted as light. How many photons are emitted by the bulb per second? देखो इसको हिंदी में मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है, वो लाइट को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 4500 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और बल्ब की जो पावर, वॉट, देखो वाट जो है पावर है वो कितनी है, 150 वाट का है। बल्ब की पावर कितनी है, 150 वाट का है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, उस लाइट जो इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी का, ठीक है, कितना परसेंट, 8% ही ये क्या करता है, इमिट करता है। ठीक, यूं कह सकते हैं, चलो छोड़ो, कि ये वेवलेंथ कितनी आ रही है, 45 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो इस जो लाइट है ये, ठीक है, इसकी जो एनर्जी उसका केवल 8% ही है, वो इमिट कर रहा है, यूं मान के चलो आप। ठीक है, बाकी एनर्जी है वो इमिट नहीं कर रहा है। तो हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बल्ब है उसके द्वारा 1 सेकंड में कितने फोटोन्स हैं वो उत्सर्जित किए जा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि देखो एक बल्ब है, वो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, जिसकी जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वो कितनी है, 4500 एंगस्ट्रॉम है, और बल्ब की जो शक्ति है, पावर है, वो कितनी है, 150 वोट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम, कितने तरंगदैर्घ्य की, 4500 एंगस्ट्रॉम की। तो इस लाइट की एनर्जी का केवल 8% ही ये लाइट की फॉर्म में क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, 8% ही क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। तो 1 सेकंड में इस बल्ब के द्वारा कितने फोटोन को उत्सर्जित किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन करने का इजी तरीका क्या है, सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या है गिवन लिख लेते हैं। देखो एक तो गिवन दे रखा है पावर, क्या दे रखा है, पावर कितना है, 150 वाट। ठीक है, चलो इसके बाद में दूसरा टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम कितना, 1 सेकंड। चलो ये भी बात सही है। इसके बाद में लैम्बडा, वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, तो लैम्बडा गिवन है, लैम्बडा कितना गिवन है, 4500 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 4500 गुणा 10 -10 मीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा परसेंटेज कितना देखा है, जो एनर्जी लाइट की फॉर्म इमिट हो रही है वो कितनी दे रखी है, 8%। ठीक है, चलो एच आपको पता होता है, एच की वैल्यू क्या होती है, सब हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है। चलो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। देखो फोटोन का नंबर आपको पता करना है जो इमिट हो रहा है, और हम सब जानते हैं फोटोन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, E = देखो लैम्बडा की फॉर्म में है तो NH न्यू होता है, न्यू को हम C अपॉन क्या लिख दें, लैम्बडा लिख दें। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखो N निकालना है, E हमें दे नहीं रखा, हम फाइंड कर सकते हैं, H, C और लैम्बडा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर साइड में देखो, देखो अभी मैंने कहा था कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ पावर कितनी है, 150 इनटू टाइम कितना है, 1। तो बताओ एनर्जी कितनी आ गई, 150 जूल। बट थोड़ा सा ध्यान दो कि लाइट की फॉर्म में, सॉरी जो लाइट की फॉर्म में है वो एनर्जी केवल कितनी मीट हो रही है, वो एनर्जी मीट हो रही है ओनली 8%। यस यस कि नो। तो हमें ये तो टोटल एनर्जी आई है, ये तो क्या आई है, टोटल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इसका 8% निकालते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है, ठीक है, वो कितनी परसेंट है, 8%। तो एक्चुअल जो एनर्जी है E, ठीक है, जो लाइट की है, E लाइट की जो एनर्जी है, यूं कह सकते हैं लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी बीट हो रही है वो कितनी परसेंट है, 8%। तो बताओ टोटल कितनी थी, 150, उसका ओनली 8%, मतलब 8/100।
इतना ही तो इमिट कर रहा है वो, तो लाइट की फॉर्म में तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलो, तो एनर्जी कितनी हो गई, यहां से देख लेते हैं, 5 से डिवाइड कर दिया और 2 4 तो 4 3 12, तो ओनली 12 जूल जो एनर्जी है वो ही किसकी फॉर्म में आ रही है, लाइट की फॉर्म में आ रही है। क्लियर है। तो बताओ जो एक्चुअल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आ गई, 12 जूल। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी हो गया 12 जूल, ठीक है। तो जूल छोड़ो आप, तो 12 हो गया इक्वल्स टू एन, एच की वैल्यू क्या हो गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34, क्लियर, और इंटू सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्बडा कितना 4500 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया। तो देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम फटाफट से, इधर देखो, चलो पावर सोल्व करते हैं। देखो 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 18, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो देखो प्लस का तो है, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 18 हो गया। 34 में से 18 चला जाएगा, 18 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 10⁻⁻14 बच गई। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू 6.62 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻14 ये रिमेनिंग हो, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम इसको 3 से डिवाइड कर लें सीधा, तो 3 से डिवाइड करते ये हो गया 1, ये हो गया, क्लियर है। चलो अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को हम इधर ही पुट रखते हैं और बाकी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 12 इंटू 1500, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया 6.62, और इंटू में क्या था, इंटू में था 10⁻, सॉरी ओके इंटू में नहीं था, ये डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में आ गया 10⁻⁻14। चलो अगर हम इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लें तो -14 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। और अगर इस दो को भी हम कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ पे हो गया 12 इंटू ये कितना हो गया 15, और इंटू देखो ये ऊपर जाएगा तो ये तो हो गया 14, और ये 2 तो 14 और 2 16, तो 10⁻ कितना हो गया 16, और डिवाइड में क्या हो गया 6.62, क्लियर है। अब 6.62 को हम 6.6 अप्रोक्स लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आंसर हम मैच कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 6 से हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा कितना 1.1, और ये आ जाएगा कितना 2, यस कि नो। तो फाइनली अपने पास जो n आएगा, n उसका जो वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा कितना 30, और ये आएगा 1.1, और इंटू 10⁻16 ये आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा आगे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो अप्रोक्सीमेटली देखो 30 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो ऐसा 30 से थोड़ा कम आ जाएगा, ठीक है। ओके कहीं मिस्टेक थोड़ी हो गई, चेक कर लो भाई। ओके ये हो गया, ओके 27 17, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, ये भी ठीक है, 18 हो गया, ओके मिस्टेक हो गई क्या, देखो 10 की पावर 18 10 की पावर 10 -10 ऊपर जाएगा तो ये तो 18 हो गया, 34 में से 18 जाएगा तो बचेगा बेटा 16, तो यहाँ पर -14 की जगह क्या आएगा -16, ठीक है। तो यहाँ सब जहाँ -14 था वहाँ क्या हो जाएगा -16, ठीक है। -16 की जगह क्या हो जाएगा प्लस के, तो देखो ये -16 ऊपर आएगा तो प्लस के 16 और 2 18, तो यहाँ 16 की जगह क्या होगा 18, बस ये मिस्टेक चल रही थी, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर अपने पास आंसर फाइनली जो आने वाला है वो आने वाला है 2.7, ठीक है, इंटू 10⁻18 की जगह 19, 18 की जगह 19, तो फाइनली आंसर अपने पास 2.7 इंटू 10⁻19 आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, बी आएगा, क्लियर है। तो देखो हमने अभी 3 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लास्ट आपको और करा देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, अब लास्ट हमने 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। और ये देखो इजी वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, आप खुद कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉन एंड 4000 एंगस्ट्रॉन इज। ये कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉन और 4000 एंगस्ट्रॉन वाले जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी का क्या निकालना, आपको रेशियो निकालना है। तो बताओ, यहां पर हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। बताओ एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। यस कि नो? तो ध्यान से देखो, एनर्जी किसकी 1 मान लेते हैं, और 1 वाली जो लेमडा है वो कितनी मान लेते हैं, 2000 एंगस्ट्रॉन। और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा क्या, एच सी अपॉन लेमडा 2। इनका रेशियो तो निकालना है। तो एक बात बताओ, एस सी से एस सी कैंसिल आउट, और E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, ये लेमडा 2 ऊपर आ जाएगा और लेमडा 1 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास E1 का मतलब कितना हो गया, E2000 अपॉन E4000। तो देखो 2 कहाँ गया, ऊपर, तो लेमडा 2 कितना हो गया, 4000, ये तो गया ऊपर, और लेमडा 1 कितना था, 2000, ये आ गया नीचे। तो फाइनली हमारे पास जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 2। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। तो इजी क्वेश्चन तो आप खुद कर लो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। एक और क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस सोचना है आपको, बाकी इजी क्वेश्चन है। देखो, एक हाइपोथेटिकल EMW शो भी लो, आपको एक काल्पनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो आपको दे रखी है। तो ऐसे जा रही है, ठीक है। और ध्यान से देखो, यहां से यहां के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 1.5 पिकोमीटर दे रखी है। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से देखो, आपको पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज x × 10⁻19 हर्ट्ज। तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x निकालना है। तो आओ जरा ध्यान से देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां कर देता हूं थोड़ा सा। इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहना बेटा। देखो, अगर मैं आपको ऐसे कहूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कि यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो याद करो 2 नियरेस्ट जो क्रस्टेस हैं या क्रस्ट हैं, उनकी बिटवीन जो डिस्टेंस थी वो लेमड़ा होती। तो अगर मेरे को ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लेमड़ा हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? अब ये वाली लेमड़ा कैसे पता चलेगी, देखो ये मिड से यहाँ वाला ये ऐसे ही देखो, फिर मैं यहाँ बीच में खींच दूँ तो यहाँ से यहाँ सेम होगी डिस्टेंस, जितनी ये है उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, और फिर उतनी ही ये होगी। इसका मतलब ये और ये क्या इतने डिस्टेंस हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेमड़ा है वो लेमड़ा कितनी हो जाएगी, 4 × 1.5, 4 × 1.5, तो कितनी हो गई, 6 पिकोमीटर। कितनी हो गई, 6 पिकोमीटर। तो यहां से एक बात बताओ, लेमड़ा इक्वल्स टू, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो गया, 6 × 10 की पावर, पिको का मतलब 10⁻⁻12 है, और ये क्या हो गया, मीटर। चलो लेमड़ा आ गई। अब आपको निकालना क्या है, निकालना था फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो बताओ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू क्या होती है, C अपॉन लेमड़ा। बताओ C कितना है, 3 × 10⁸, और लेमड़ा कितना है, 6 × 10⁻⁻12 है। देखो 3 से ये गया तो 2, यस कि नो। तो यहां से फाइनली क्या हो गया, -12 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 और 8 20, तो यहां से आ गया 1/2 × 10⁻20, और 1/2 × 10⁻20 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 × 10⁻19, यस कि नो। ये क्या हो गया, हर्ट्ज। तो देखो 10⁻19 तो है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी। तो बेटा ये हमने अभी जो
पार्टिकल नेचर में क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर का था, अच्छा था इसलिए मैंने समझा दिया। क्लियर है? तो देखो आज का जो लेक्चर है हम यही करते हैं समाप्त। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन है वो आपके पास काफी सारे होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी अच्छा कंटेंट जा सके, ठीक है। ओके, फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।